हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीटी डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एफकेट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो जीके से रिलेटेड हैं। काफ़ी प्रीवियस पेपर में बार बार रिपीटेड हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम जीटी डिफेंस एकेडमी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो जीटी डिफेंस एकेडमी है वो एफकेट 1 का 2022 का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रही है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस और सेव क्लासेस साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो फाउंडेशन कोर्स को परचेज करने के लिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो काफ़ी प्रीवियस पेपर में रिपीटेड रहते हैं और आगे करंट अफेयर से भी रिलेटेड होते हैं, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री 2021। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे। पेन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब इसमें पहले हम बात करेंगे कि नोबेल प्राइज के बारे में। ठीक है, अब नोबेल प्राइज के बारे में और केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है और केमिस्ट्री में किसको मिला, तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो केमिस्ट्री में बेंजामिन को और डेविड को मिला हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तो ये हो गया। अब नोबेल प्राइज है जो वो पीस में भी मिलता है। ठीक है, लिटरेचर में भी मिलता है, साइंस में भी मिलता है, इको में भी मिलता है, इकोनॉमिक में। ठीक है, मेडिसिन में भी मिलता है, फिजिक्स में भी मिलता है। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में बता दूँगी किस फील्ड में दिया गया है। नोबेल प्राइज़ कभी मैथ में नहीं मिलता। ठीक है, ये एक है कि नोबेल प्राइज़ कभी मैथ में नहीं मिलता है। अब पहले मैं बात करने वाली हूँ आपको कि फिजिक्स में किसको दिया गया है। ठीक है, फिजिक्स में किसको मिला है, तो ये 2 लोगों को मिला है, जॉर्जियो और सिक्योरो को मिला हुआ है। ठीक है, जॉर्जियो सिक्योरो को फिजिक्स में मिला हुआ है। अब इको की बात करूं मैं, एक सेकेंड, इकोनॉमिक की बात करूं मैं, इकोनॉमिक साइंस की बात करूं मैं, तो इसको इनके नाम भी प्रोनाउंसिएशन करने में ग्यूडो एंड डेविड। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक में 3 लोगों को मिला है, ग्यूडो, डेविड कार्ड और तीसरा है जो उनका नाम है जोशुआ। ठीक है, जोशुआ। इन 3 लोगों को इकोनॉमिक मिला है, फिजिक्स में 2 लोगों को मिला है, केमिस्ट्री में भी 2 लोगों को मिला हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी लिटरेचर में किसको मिला हुआ है, ठीक है, तो लिटरेचर में अब्दुल राज़क को मिला है। ठीक है, अब्दुल राज़क को लिटरेचर में मिला हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझ में, इरेज कर देते 1 मिनट। हाँ, स्पेलिंग ढंग से लिखते था, अब्दुल राज़क। ठीक है, अब्दुल राज़क को लिटरेचर में मिला हुआ है। नेक्स्ट है मेडिसिन में। ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट और मेडिसिन में इनमें भी 2 लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, एक का नाम है अदम और डेविड जुलियस। ठीक है, डेविड जुलियस, इनमें भी 2 लोगों को मिला हुआ है, इको में 3 लोगों को मिला है। नेक्स्ट मैं पीस की बात कर लेती हूँ, इसे मैं इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं पीस की बात करती हूँ। ठीक है, जो पीस में है ना, पीस में डिमिट्री एंड मैरिया को मिला हुआ है। ठीक है, इसमें डिमिट्री और मैरिया को मिला है। फिजिक्स में भी मैंने आपको बता दिया, लिटरेचर में भी बता दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज से तो बनी जाता है जब रिसेंट में दिया रहता है करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो उसमें ऑथर के बारे में पूछा हुआ है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। ठीक है, असैसिन के बारे में। तो ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन था उनका राइटर, तो ये था धवल कुलकर्णी। ठीक है, धवल कुलकर्णी थे जिन्होंने ये बुक लिखी है, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीयन असैसिन। ठीक है, इसको पब्लिश है ना, ये
मैकमिलन ने किया था, ठीक है। पब्लिश मैकमिलन ने किया था, वेयर इज द ऑथर थे जो वो डबल थे, ठीक है, डबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, जो तीसरा है जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिन, ठीक है, काजिन 21 वॉज कंडक्टेड बिटवीन। अब जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, इनमें से अब आर्मी का डिफेंस के एग्जाम में एक ना एक मिलिट्री एक्सरसाइज तो पूछी जाती है। अब चाहे वो करंट से रिलेटेड करके पूछे, चाहे वो प्रीवियस से रिलेटेड करके पूछे, कुछ ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं जो मैं आपको इस क्वेश्चन में बता दूंगी। पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है काजिन 21, ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई है, ठीक है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई है। अब ये जो कंट्री है ना सारी, ये सारी जो कंट्री है सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है। कौन सी कंट्री है? सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशिया में आती हैं। कजाकिस्तान, इनके नाम भी बहुत अलग अलग है। कजाकिस्तान ये इंडो और कजाकिस्तान के बीच में हुई है। इसका जो एडिशन था ये 5th एडिशन था, ठीक है, 5th एडिशन, और ये हुई भी कजाकिस्तान में थी, ठीक है। कंडक्टेड इन कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान में ही हुई है ये एक्सरसाइज, और इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, और उसका ये 5th एडिशन है, 2021 में हुई है ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अब मैं इसमें से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता देती हूँ जो काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज पूछती हूँ, ऐसे बता रही हूँ मैं। पहली है हमारी, ठीक है, पहली हमारी सूर्य किरण होती है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में होती है सूर्य किरण, और ये रिसेंटली उत्तराखंड में हुई थी। सेकंड इंपॉर्टेंट है हमारी समुद्र शक्ति। जो समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है वो नेवी के बीच में होती है, इंडियन नेवी और इंडोनेशिया के बीच में होती है, नेक्स्ट थर्ड है हमारी युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास, ये हमारी इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आती है काफ़ी बार, रिपीटेड एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वॉज अंडरटेकन बाय इंडियन एयरफोर्स फॉर टू सपोर्ट द तमिल टाइगर्स ड्यूरिंग द वॉर ऑफ श्रीलंकन सिविलियन वॉर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ऑपरेशन, अब ये ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चारों ऑपरेशंस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले ये वाला देख लेते हैं कि विच इनमें से कौन सा है जिनकी हेल्प की थी इंडियन एयरफोर्स टू सपोर्ट द तमिल टाइगर्स ड्यूरिंग द श्रीलंकन सिविलियन वॉर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ये वाला है, ठीक है, सी वाला, ऑपरेशन पुमालय, ठीक है, ऑपरेशन पुमालय हुआ था 1987 में। ऑपरेशन पुमालय 1987 में हुआ था। श्रीलंकन सिविलियन वॉर हुई थी इस टाइम पे। तो जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने तमिल टाइगर्स को सेव करने के लिए ये ऑपरेशन किया था, ठीक है। अब मैं आपको इसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट जो मिशंस हैं इनके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इस मिशन को, ठीक है, दिस मिशन इज ऑल्सो नोन एज, इस मिशन को ऑल्सो नोन एज ईगल भी बोलते हैं, ठीक है। दिस मिशन इज ऑल्सो नोन एज ए ईगल मिशन, ठीक है। इसको ऑपरेशन पुमालय को 1987 में हुआ था, जो इसको बोलते हैं ईगल मिशन भी बोला जाता है इसे, ठीक है। अब मैं ऑपरेशन विजय की बात करूंगी, इसमें एक्सप्लेन करूंगी, इसे इरेज कर देती हूँ। अब हम विजय की बात करेंगे। ऑपरेशन विजय कब हुआ था? ऑपरेशन विजय 1961 में हुआ था, जिसमें लिबरेशन ऑफ गोवा हुआ था, ठीक है। अब लिबरेशन ऑफ मतलब गोवा किससे छूटा था? पोर्टुगीज से, ठीक है, फ्रॉम पोर्टुगीज, ठीक है। अब ये 1961 में पोर्टुगीज गोवा से गए थे, तो गोवा तब
फ्रीडम मिल गई थी गोवा को, किससे? पोर्तुगीज से। तो लिबरेशन ऑफ गोवा था, ये वाला ऑपरेशन हमने कंडक्ट किया था, ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन मेघदूत। अब मेघदूत की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड मैं और कुछ भी आपको आंसर्स बताऊंगी। जो मेघदूत है ये हमने कैप्चर किया था। मेघदूत ऑपरेशन है ना, ये सियाचिन को कैप्चर करने के लिए किया था, जो जम्मू कश्मीर में है, और पाक से हमने इसे कैप्चर किया था। टू कैप्चर सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर इन जम्मू कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान से हमने कैप्चर किया था सियाचिन ग्लेशियर, मेघदूत वाला, ठीक है। ये हुआ था 1987 में, 1987 में हुआ था। आपको जैसे कि पता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैटलफील्ड होता है, हाईएस्ट बैटलफील्ड एरिया माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को, जो कि लोकेटेड है अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। पहले तो अब हमारा 2019 में पूरा मैप चेंज हुआ है ऊपर का, ठीक है। तो जो ये एरिया है ना, सियाचिन ग्लेशियर, अब ये लद्दाख के एरिया में आता है। पहले ये जम्मू कश्मीर था, बट अब ये लद्दाख के एरिया में आता है, लद्दाख यूटी में, ठीक है, लद्दाख यूटी में। अब दूसरा है ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस की बात करें तो ये 1988 में हुआ था, ठीक है, 1988 में हुआ था अगेंस्ट द मालदीव कोप्स, ठीक है, अगेंस्ट, एक मिनट आपको समझ में आएगा तो क्लियर शेयर करिए, अगेंस्ट द मालदीव कोप्स, ठीक है। अब कोप्स क्या बोलते हैं? कोप्स किसे बोलते हैं? मिलिट्री को, ठीक है, जो मतलब जो वहाँ गवर्नमेंट के ऊपर शासन करना चाहती थी, इसीलिए ये ऑपरेशन कैक्टस किया गया था। इंडियन मिलिट्री ने हेल्प की थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग हॉकी प्लेयर्स वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? इनमें से कौन से वो हॉकी प्लेयर हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट रह चुके हैं, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इसमें इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। जो जयपाल सिंह मुंडा है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट रह चुके हैं और एक ये हॉकी प्लेयर भी थे। इसमें से जो ध्यानचंद है ये एक ट्रॉफी भी है, ठीक है, खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है, ध्यानचंद एक खेल रत्न अवार्ड भी है, और ये बलबीर सिंह है, ये भी एक हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, ठीक है, क्या रह चुके हैं? हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग लीडर स्टार्टेड द होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग किसने, मतलब लीडर कौन था, इसने किसने स्टार्ट की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी और एनी बेसेंट ने, ठीक है, एनी बेसेंट ने भी ये स्टार्ट की थी और बाल गंगाधर तिलक ने भी स्टार्ट की थी। ये स्टार्ट की थी 1916 में, ठीक है, ये कब स्टार्ट की थी? 1916 में, और ये भी 1916 में स्टार्ट थी। एक का लीडर था बाल गंगाधर तिलक जी और एक के लीडर थे एनी बेसेंट। अब ये बात रही, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ये महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस में स्टार्ट किया था। कहाँ? बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंसेस में स्टार्ट किया था। वेयर एज द जो एनी बेसेंट थी इन्होंने ऑल ओवर द इंडिया स्टार्ट किया था, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कौन सा? होम रूल, ठीक है, इंडियन होम रूल लीग स्टार्ट की थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफी बॉल ऑफ द कंट्री, ठीक है, किस कंट्री को कॉफी बॉल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील को कॉफी बॉल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत होता है। अब हम कुछ ऐसी सिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो फेमस सिटी है इंडिया में, ठीक है, इंडियाज़ फेमस सिटी, ठीक है, इंडियाज़ फेमस सिटी। पहली बात करें हम जोधपुर की। जोधपुर को ब्लू सिटी, ठीक है, ब्लू सिटी और सन सिटी भी कहा जाता है, ब्लू सिटी और सन सिटी भी कहा जाता है। किसको? जोधपुर को। काफ़ी एग्जाम्स में सिटीज़ का भी पूछा जाता है। सेकंड है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद
अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। थर्ड हम बात करें मुंबई, मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, एज वी नो गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करें हम बेंगलुरु। अब बेंगलुरु को काफ़ी सिटी से नोन किया जाता है। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोला जाता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है, गार्डन सिटी भी बोला जाता है, और फेमस साइंस सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइंस सिटी भी बोला जाता है। ये काफ़ी बेंगलुरु को तीन चीज़ों इलेक्ट्रॉनिक, सिलिकॉन, गार्डन, साइंस सिटी से पूछा जाता है काफ़ी कुछ। नेक्स्ट हम चलते हैं आगरा। आगरा, आगरा को सिटी ऑफ लव कहा जाता है, सिटी ऑफ लव। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कैलकाटा, कैलकाटा जिसे सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, सिटी ऑफ जॉय। और एट द लास्ट, एट द एंड हम बात करते हैं जयपुर। ठीक है, जयपुर। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, पिंक सिटी। ये फेमस सिटीज़ हैं, इनमें से एक क्वेश्चन बनता है कि सिटीज़ के नाम कौन से होंगे। तो जयपुर पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकॉन सिटी, गार्डन सिटी और साइंस सिटी। तो एक बार इस पे एक नज़र मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज हैमर थ्रो एसोसिएशन? कौन सा ऐसा इवेंट है जो हैमर थ्रो से एसोसिएट करता है? ये चार जिम्नास्टिक, चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से हम करेक्ट आंसर बताएंगे जो वो है एथलेट्स। ठीक है, एथलेट्स इसमें से जो है रिलेट करता है हैमर थ्रो एसोसिएशन गेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन वाज द कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? अब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था और कहाँ हुआ था। जो फर्स्ट गेम हुआ था 1930 में हुआ था और हैमिल्टन में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? हैमिल्टन में फर्स्ट टाइम हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ। अब मैं इससे बात करूँगी कि इंडिया में कब हुआ था। इंडिया में ये गेम न्यू दिल्ली में हुआ था, एक ही बार हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था, 2010 में हुआ था। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम हैमिल्टन में हुआ था और 2022 का ये होने वाला है ब्रिंघम। ठीक है, ये है इंग्लैंड में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ प्लेयर एंड देयर रिलेटेड गेम्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? अब ये पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। नॉट देख लेना। हाँ, अब जल्दीबाजी में कुछ बच्चे तो वैसे ही कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जो अपने गेम से रिलेटेड नहीं है, इसमें से कि जो गलत गेम लिखा हुआ है कि वो खेलता नहीं है। तो इसमें जो टाइगर वुड है ना, ये स्नूकर का गेम नहीं है, ये गोल्फर का है। ठीक है, का है फेमस गेम। ठीक है, फेमस है ये, यूएसए का खिलाड़ी, यूएसए का एथलीट से फेमस है ये टाइगर वुड। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अमेरिका कप प्रोवाइड टू सेलिंग याच? ठीक है, कौन सा है जो अमेरिका कप से दूसरा नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग ही है, इसका ओल्ड मग। ठीक है, ओल्ड मग नाम से भी जाना जाता है अमेरिकन कप को। ये फाउंडेड हुआ था 1985 में। ओल्ड कप। ठीक है, ओल्ड कप बोला जाता है इसे, ओल्ड कप बोला जाता है। 1985 में इसे फाउंड किया था। अब जो इसमें जो फेड कप है ना, ये इंटरनेशनल टेनिस से खेला जाता है, इंटरनेशनल टीम टेनिस से खेला जाता है। फेमस कप है इंटरनेशनल। पूछ लेता है कि फेड कप किस गेम से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? अब इसने भी इनकरेक्टली मैच पूछ दिया है। और यहाँ पे क्या दे रखी है, ये पता क्या है? ये कंट्री नेम है और ये कैपिटल है। कंट्री नेम है, कैपिटल है, कंट्री नेम है, कैपिटल, कंट्री नेम और कैपिटल। तो इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट मैच है। ठीक है, इनकरेक्ट मैच पूछा हुआ है उसने। तो इंडोनेशिया की जकार्ता है। ठीक है, करेक्ट है। कोस्टारिका की सैन जोस है। सिप्रस की निकोशिया है। बस जो यूक्रेन की है ना, यूक्रेन की गलत बताई। यूक्रेन की कैपिटल का नाम है कीविक। ठीक है,
किविक नेम की कैपिटल का नाम है। अब मैं यहाँ पे कैपिटल लिख देती हूँ और यहाँ पे करेंसी लिख देती हूँ। जो इसकी करेंसी है ना वो यूक्रेनिया हिरवीनिया, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत होगी तो इतना फोकस मत करना, ठीक है। इरेज कर देते हैं। हिरवीनिया इसकी करेंसी है, कैपिटल है किविक, ठीक है। कोस्टारिका इसकी कैपिटल तो यहाँ पे पहले से लिखी हुई है, इसकी कैपिटल सैन जोस है और इसकी करेंसी कोलोन है, ठीक है। इसकी करेंसी कोलोन है। इसकी जो करेंसी है, पेन चेंज कर देती हूँ, जिसकी करेंसी है वो कोलोन है। किसकी? कोस्टारिका की। सिप्रस की निकोसिया कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री कैपिटल और उसकी करेंसी थी। अब ये पूछ रहा है कि फेमस फोक डांस, ट्रेडिशनल तमाशा किस स्टेट का है? इंडिया का। तो तमाशा डांस है, फोक डांस है, ठीक है, फोक। तो ये करेक्ट आंसर इसका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से रिलेट करता है तमाशा, ठीक है, तमाशा। और महाराष्ट्र का एक फेमस डांस है लावनी, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो लावनी है वो महाराष्ट्र का फेमस डांस है और तमाशा भी फेमस डांस है। अब मैं पंजाब का भी आपको बताने वाली, इसमें पंजाब का भांगड़ा है, भांगड़ा, ठीक है। और उड़ीसा का भी फेमस डांस छाओ। बिहार का तो सबको पता होगा छठ पूजा इसका फेमस डांस है। अब मैं एक केरला का भी बता देती हूँ। इसमें केरला का कथकली डांस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम इन फॉलोड इन, ठीक है। अब जो मनसबदारी सिस्टम है वो क्या होता है पहले तो हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे मनसब। देखो इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? कल के दिन ये क्वेश्चन भी बना सकता है कि मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इसमें अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये सिस्टम कहाँ से बोरो किया था? ये तो हमने मंगोलिया से बोरो किया था, ठीक है, मंगोलिया से। अब ये मनसबदारी सिस्टम जो होता है ना, मनसबदारी सिस्टम जो होता है ना, ये एक आर्मी की रैंक होती है, ठीक है, आर्मी की रैंक होती है जो अकबर ने इंट्रोड्यूस की थी अपने टाइम पे। आर्मी की एक पोजीशंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उन्होंने मंगोलिया से बोरो की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम एंड इन्फेंटिसाइड ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिन्होंने सती सिस्टम को खत्म किया था और इन्फेंटिसाइड को भी खत्म किया था इंडिया में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विलियम बेंटिक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्होंने 1828 में अपना टाइम गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं इंडिया के 1828 में। और इन्होंने सती सिस्टम, सती प्रथा थी जो, जैसे कि आप लड़की को, जब लड़की की शादी हो जाती थी, उनका हस्बैंड मर जाता था तो उनको भी उनके साथ जला दिया जाता था, ऐसी होता था। तो ये अबॉलिश किया था, ये ख़त्म किया था और इन्फेंटिसाइड को भी ख़त्म किया था इंडिया में। तो ये गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं 1828 के टाइम पे। अब मैं इनके और चीज़ों के बारे में भी बात करती हूँ कि जो लॉर्ड कॉर्नवाली है, ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवाली है, इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। लॉर्ड कैनिंग ने इस्टेब्लिश की थी यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, ठीक है, जहाँ प्रेसिडेंसी हुई थी ना सबसे पहले, वहीं इन्होंने यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। अब डलहौसी की बात कर ले तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, हड़प नीति कानून बोलते हैं इसे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस किया था। अब मैंने आपको इन चारों के बारे में बता चुका है, ये गवर्नर जनरल रह चुके हैं इंडिया के पास टाइम पे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, हु रॉट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 के टाइम पे, वो किसने लिखी थी?
तो जो इसका करेक्ट आंसर है वीडी सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है द इंडियन, जो इनकी बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 की रिवॉल्ट हुई थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है, जो कि मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी, मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड डिवाइडेड इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ, ठीक है, हॉल्स, इक्वल हाफ्स में काटा जाता है इंडिया को, वो कौन सा है? ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर है 23 डिग्री 30 नॉर्थ को काटती है। ठीक है, 23 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ को काटती है। अब इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, जो माही रिवर है इंडिया की, वो एक लौती रिवर है, इज ओनली रिवर इन इंडिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट के जाती है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करती है। ठीक है, जो माही रिवर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अभी कि जो माही रिवर है, जो इंडिया में ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स काटती है, तो वो माही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो नेचुरल सैटेलाइट। अच्छा, इन चारों में से बताओ कि किसके पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है मरकरी एंड वीनस। मरकरी एंड वीनस ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या हो गई? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट हो गई मून, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है। अब मैं इसमें से बताऊंगी आपको कि जो जुपिटर के पास कितनी नेचुरल सैटेलाइट है और किस में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। सैटर्न में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट सैटर्न में है 82 और जुपिटर में 76 है, और अर्थ की तो आपको पता ही है एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर आर नोन एज। कौन सी ऐसी विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जाती है, उस विंड को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो उस विंड का नाम है ट्रेड विंड। इस ट्रेड विंड को बोला जाता है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जाती है, उस विंड को बोला जाता है ट्रेड विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। अच्छा, अब इन चारों में से बताना है कि कौन सी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब कौन सी, मतलब बोलते हैं ना कि जिससे छोटी छोटी नदियां एक बड़ी नदी से जब मिलती है तो ट्रिब्यूटरी होती हैं वो। तो चंबल है, चंबल जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना खुद एक गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी माना जाता है। यमुना है जो गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यमुना is the largest tributary of गंगा। ठीक है, गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना है, और यमुना की ट्रिब्यूटरी इनमें से चंबल है, चंबल रिवर है। और जो ये तीनों रिवर है ना, गोमती, गंडकी और सोन, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ मद्रास रीनेम्ड एज अ तमिलनाडु आफ्टर द स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्ट बेस। अब लिंग्विस्ट बेस मतलब लैंग्वेज के बेस में, लिंग्विस्ट बेस मतलब लैंग्वेज के बेस में जो मद्रास को रीनेम्ड किया जाए एज अ तमिलनाडु आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जब दोबारा से रीऑर्गेनाइज हुआ था, दोबारा से बना था, तो स्टेट का कौन से ईयर में फॉर्मेशन हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। 1969 में ये हुआ था कि लिंग्विस्ट बेस में तमिलनाडु का नाम मद्रास का नाम रीनेम्ड करके तमिलनाडु कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। अब इन चारों में से बताने की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है इसमें, ये बताना है, बट मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वो बॉडी होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, उसके अलावा हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं होती है, बाकी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। इनमें से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, अच्छा, इसमें बताने की नॉट, ठीक है, कौन सी नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। बाकी
फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, और यूपीएससी भी जिसको 351 आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन। पर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये एक लॉ से फॉर्मेट हुई थी, ठीक है, एक लॉ से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द डिजीज सिरहोसिस कैसे भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, तो सिरहोसिस अफेक्ट विच ऑर्गन इन द बॉडी। जो सिरहोसिस डिजीज है वो बॉडी के कौन से सिस्टम को, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है, तो वो लीवर को करती है, लीवर को करती है, ठीक है। अब किडनी से जो हार्ट से रिलेटेड है उनके आगे कार्डियो लग जाता है, जो लीवर से रिलेटेड है उनके आगे हेप्टा लग जाता है, ठीक है, ये याद रखना, काफ़ी पूछा जाता है। कार्डियोलॉजी, हेप्टोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर इज अ हेप्टोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट इज अ कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो जो पूछ रहा है कि सिरोसिस कौन से बॉडी को इफेक्ट करती है, तो ये लीवर को काफ़ी इफेक्ट करती है, लीवर की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द गन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इल्यूस्ट्रेट न्यूटन्स कौन से लॉ को एक्सप्रेस करती है। अगर एक गन को हम जब चलाते हैं तो उसका जो फायर्ड गन की जो बुलेट होती है वो अपोजिट रिएक्शन करती है, तो इनमें से कौन सा लॉ फाइंड करता है उसे, ठीक है, कौन सा फॉलो करता है उस लॉ को, तो ये है थर्ड लॉ मोशन ऑफ न्यूटन का, थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये बताया है कि कोई भी एक्शन होता है ना उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। ये गन है, अब ये गन मान लो, ठीक है। अब ये गन यहाँ से जो इसका गन की बुलेट फायर हुई, जो जितना रिएक्शन ये यहाँ, जितना एक्शन यहाँ, उतना रिएक्शन यहाँ भी दे रही होगी, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि जो भी कोई भी एक्शन होता है, कोई भी फोर्स होता है ना, उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है जो गन के ऊपर फॉलो करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स चार्ल्स लॉ ऑफ गैस। अब चार्ल्स लॉ ऑफ गैस का कौन सा, ये डबल बार लिख के है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा लॉ है जो फॉलो इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कौन सी ऐसी इक्वेशन से चार्ल्स लॉ को बताती है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ इज टी प्रोपोर्शनल टू वी। जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर में किसी वॉल्यूम को फॉलो किया जाता है उसे चार्ल्स लॉ बोला जाता है, ठीक है। यहीं पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में कर दीजिए, हाँ कमेंट में कर दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई करके बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।